हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टेम्परेचर की यूनिट्स और फिर हम देखेंगे कि हम मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कैसे हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड्स को गैस बना सकते हैं और गैस से वापस लिक्विड और वापस सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, तो हम टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती है। हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली यूनिट है टेम्परेचर की। उसके बाद हम केल्विन भी यूज़ करते हैं। केल्विन मोस्ट ऑफ द टाइम साइंटिफिक पर्पस में यूज़ होती है और हम फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इनके बीच के रिलेशन देखते हैं कि कैसे हम एक टेम्परेचर की यूनिट को दूसरे टेम्परेचर की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 23 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम 23 को पहले डबल कर देंगे। 23 का डबल 46 प्लस 30, तो डबल करने के बाद इसमें हम 30 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 76 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और सेम इसी तरह फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका उल्टा करेंगे। तो लास्ट में हमने क्या किया, 30 ऐड किया, तो हम पहले 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, अब हम केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होएगा 1 + 273, तो 274 केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर होगा उसको केल्विन में लिखने के लिए हम उसमें 273 ऐड कर देंगे, और केल्विन का जो भी टेम्परेचर होगा उसको डिग्री सेल्सियस में लिखने के लिए हम उसमें -273 कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, एक मैटर की स्टेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमें पता है मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम 2 तरह से सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। पहला तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर को चेंज करके। ठीक है, मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, इन 2 तरीक़ों से। फर्स्ट वन इज़ बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज़ बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को चेंज करने से कैसे हमारी मैटर का स्टेट चेंज होएगा। सबसे पहले हमारा होता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड जैसे कि हमारे पास आइस है, आइस को हम मेल्ट करेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होएगा, वाटर बन जाएगी, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। जैसे आइस को हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड में बन गया, तो सॉलिड से लिक्विड बन गया। ऐसे ही लिक्विड को जब हम बॉईल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस। अब वाटर को हम बॉईल करेंगे तो क्या बन जाएंगे, वाटर वेपर्स, है ना। बॉइलिंग, तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। तो जैसे कि वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर्स। अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड बन गया और लिक्विड गैस बन गया। अब इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, हम टेम्परेचर कम करते हैं, तो
कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से गैस से लिक्विड बनेगा, ठीक है। जैसे कि जब हम कोई चीज़ बॉईल कर रहे होते हैं और उसके ऊपर हमने एक ढक्कन लगाया हुआ होता है, ठीक है, तो इधर से फ्लेम आ रही होती है और इधर वो ढक्कन पे वेपर्स उड़ के उसके ऊपर बैठ रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो वाटर कंडेंस हो जाता है, तो वो वाटर वेपर्स वापस किस में बन जाते हैं, वाटर में। तो इसीलिए जो हमने ढक्कन लगाया होता है उस पर वाटर होता है, क्योंकि वाटर वेपर्स वहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है और ढक्कन का टेम्परेचर कम है, तो वाटर वेपर्स वहाँ पे जाके कंडेंस हो जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग और बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। और इसी तरह फ्रीजिंग क्या होता है, जिससे हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर को हम फ्रीज़ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइस, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, अब हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है और आइस भी होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 फेज़ एग्जिस्ट कर रही होती है, एक तो सॉलिड और दूसरी लिक्विड। तो ये फेज़ कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होती है और वाटर भी होता है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी होती है जो सिर्फ स्टेट चेंज करता है, जैसे ये सॉलिड था और ये वाटर लिक्विड, तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं किया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई लेटेंट हीट डजंट राइज टेम्परेचर, क्योंकि हीट है, हीट जब हम दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए, पर यहाँ पे लेटेंट हीट टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रही है ना। तो द लेटेंट हीट इज़ यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि जैसे 0 डिग्री पे वाटर के आइस के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड थे, इसको हमने हीट एनर्जी दी तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ और ये थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर हुए। आइस क्लोजली पैक्ड है क्योंकि वो सॉलिड है, वाटर आइस से लूजली पैक्ड होता है, तो हमने जो लेटेंट हीट दी उसने वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ दिया, जिससे पार्टिकल्स हमारे अलग अलग हो गए, जिससे आइस से वाटर बन गया, जिससे उसका फेज़ चेंज हो गया, पर उससे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। इसके बाद जो हम हीट देंगे वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी और लेटेंट हीट इसको सिर्फ फेज़ चेंज करेगी, ठीक है। अब लेटेंट हीट भी 2 टाइप की होती है, एक होता है फ्यूज़न और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो होता है जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो होता है जो लिक्विड को वेपर में चेंज करता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर दोनों ही होते हैं, तो ये जो लेटेंट हीट है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और वाटर वेपर्स दोनों ही होते हैं, तो ये जो हीट है लेटेंट हीट है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, जूल्स में क्वांटिटी हीट की जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हम उसको बोलेंगे कि इतनी क्वांटिटी हीट की जो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे, बस उसका फेज़ चेंज करे, उसका टेम्परेचर चेंज ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न।
और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वाई बर्न्स कास्ड बाय स्टीम इज मोर सीवियर देन बॉइलिंग वाटर। अब देखो, एक इंसान है, उसके हाथ पे गरम हॉट वाटर गिरा 100 डिग्री सेल्सियस वाला, और वेपर्स गिरे, या फिर हम बोल सकते हैं स्टीम गिरी, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस वाली। पर जब उसका हाथ जलेगा तो हॉट वाटर से जिसका हाथ जला और वाटर वेपर से जिसका हाथ जला, उसमें से वाटर वेपर वाले से जिसका हाथ जला है उसका केस ज़्यादा क्रिटिकल होगा, क्योंकि वाटर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर वेपर्स भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, पर इसमें क्या है, लेटेंट हीट भी तो ऐड है ना कुछ, तो जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब इसकी हीट एनर्जी बढ़ जाती है ना। तो इसकी वजह से इससे जो बर्न कोज होएगा वाटर वेपर से या स्टीम से जो बर्न कोज होएगा वो जो नॉर्मल हॉट वाटर से कोज होएगा उससे बहुत ज़्यादा सीवियर होएगा। ठीक है, इसीलिए बर्न कास्ड बाय स्टीम इज मोर सीवियर देन बॉइलिंग वाटर। समझ आया? अब हम देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन होता है सॉलिड को सीधा सीधा गैस में चेंज करना और गैस को सीधा सीधा सॉलिड में चेंज करना। अब जैसे स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिक होती है जैसे आइस ब्रिक होती है, और उससे फिर सीधी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है स्टेज पे, है ना। और जो नेफ्थलीन होता है, जो हम हमारी अलमीराज में रखते हैं या फिर वुलन क्लॉथ्स के अंदर रखते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो जाए, वो क्या होती है, सॉलिड बॉल्स होती है, और वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाती है, गैस में, क्योंकि वहाँ पे कोई लिक्विड तो हमें दिखता ही नहीं ना। है ना। तो सब्लिमेशन क्या होता है, द प्रोसेस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सॉलिड इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग और वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर से तो हमने देख लिया, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ये सब देख लिया। अब देखते हैं प्रेशर से क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि हमारे पास ये कोई बीकर है, इसमें ये गैस है, ठीक है, इधर हमने एक पिस्टन लगाया, ठीक है। अब हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये सारे इतने से एरिया में आ जाएंगे। अब हम पिस्टन को थोड़ा और प्रेस करेंगे तो अब ये गैस पार्टिकल्स इतने से एरिया में बचेंगे। तो इससे क्या होएगा, गैस के पार्टिकल्स इतने क्लोज आ जाएंगे कि वो लिक्विफाइज हो जाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है उसी से तो सारा डिफरेंस अराइज होता है। गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, सॉलिड में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड में इंटरमीडिएट होते हैं। अब जब हम गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएंगे, है ना। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हम देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इवेपोरेशन तब होता है
जब लिक्विड से वाटर वेपर बने बॉइलिंग पॉइंट से पहले, और वेपराइजेशन तब होता है जब लिक्विड से वेपर बने ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं इवेपोरेशन कैसे होता है। अब देखो इवेपोरेशन, जैसे कि ये एक ग्लास है पानी का, इसमें पानी है बहुत सारा। ठीक है, तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल्स के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। कुछ पार्टिकल्स के पार्टिक एनर्जी होती है कि वो इजीली एस्केप कर सकते हैं, तो वो एनर्जी वाले पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं सराउंडिंग्स में, है ना। तो यही होता है इवेपोरेशन। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है टेम्परेचर। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो वो ज़्यादा जल्दी से बाहर आएंगे सराउंडिंग्स में, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी इजीली पार्टिकल्स बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स को, ये पार्टिकल बाहर जाएगा तभी इसको फ्रीडम मिलेगी कि ये बाहर जाए, पर यहाँ पे जगह ज़्यादा है तो ज़्यादा पार्टिकल्स बाहर जा पाएंगे, है ना। तो सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा। अब ह्यूमिडिटी, जैसे देखो हमारी एयर में पहले ही बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो और पार्टिकल्स बाहर आ रहे होंगे उनके लिए बाहर जगह ही नहीं होगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में पहले से ही बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवेपोरेशन। ठीक है, और विंड स्पीड, जैसे देखो एयर ज़्यादा फ्लो करेगी तो ये पार्टिकल्स यहाँ से जल्दी दूसरी जगह जाएंगे, ये जगह खाली हो जाएगी, ये जगह खाली होएगी तो दूसरे पार्टिकल्स के लिए स्पेस होएगा यहाँ पे आने के लिए, तो वो पार्टिकल्स ईजिली यहाँ पे आ जाएंगे। तो विंड स्पीड ज़्यादा तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा जगह है बाहर जाने के लिए। ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो इवेपोरेशन कम, क्योंकि बाहर पहले से ही बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं और वेपर के आने के लिए जगह ही नहीं है। और विंड स्पीड ज़्यादा तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ 3 ही फॉर्म्स पढ़े मैटर के, पर अभी साइंटिस्ट ने 2 फॉर्म और डिस्कवर कर दिए। हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, पर साइंटिस्ट बोलते हैं कि 2 और फॉर्म है मैटर के। तो 4th है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस। ये ना स्टार, सन, इनके अंदर होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि जब एटम होता है तो स्टार के अंदर एनर्जी बहुत होती है, तो वो एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। तो जैसे सोडियम एटम मान लो, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये Na पॉजिटिव आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन बन गया। तो प्लाज्मा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फ्री आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट नेचुरली ऑकर्स इन स्टार्स। सन में भी होता है, और सन और जो अदर स्टार्स हैं ये इसी की वजह से ग्लो करते हैं। ठीक है, 5th फॉर्म ऑफ मैटर है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो साइंटिस्ट ने हाल ही में इसको डिस्कवर भी कर दिया। तो नाउ वी हैव 5 फॉर्म्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।